आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्लड में ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप को पढ़ना क्यों जरूरी है? इस प्रश्न का उत्तर आंसर है ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी आपके शरीर में ब्लड का लॉस हो जाता है तो होम्योस्टेसिस प्रोसेस के थ्रू ब्लड वेसल्स खून को बहने से रोकता है और उसके बाद इरिथ्रोपोइसिन ईपीओ नामक हार्मोन आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, जैसा कि हमने पिछले बार क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो बॉडी कंपनसेट करता है कि ब्लड ज्यादा लॉस ना हो। फिर भी यदि हमारे शरीर से ब्लड लॉस हो जाता है और वो लॉस 15 से 30% यानी कि 15 से 30% होता है तो हमारा शरीर पीला पड़ जाता है और हमें वीकनेस जैसा महसूस भी होता है, जिसे हम कहते हैं पैलर एंड वीकनेस। यदि ये ब्लड लॉस 30% से ज्यादा हो जाता है तो हमें सीवियर शॉक्स भी हो सकते हैं। तो उस वक्त हमारे दिमाग में सबसे पहला बात आता है कि जो हमारे ब्लड लॉस होगा है, इस कारण से हम किसी डोनर से ब्लड को ले और रिसिपिएंट में ब्लड को दे दे, जिसे हम ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ पे ही आता है कंपेटिबिलिटी की बात, जहाँ पे हम ब्लड ग्रुप को स्टडी करना जरूरी होता है। तो ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें ब्लड ग्रुप को पढ़ना जरूरी है, या हम कहें उसे ब्लड रिप्लेसमेंट। ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड क्यों जरूरी होता है? होल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, जब हमारा ब्लड लॉस होता है, रैपिड और सब्सटेंशियली लॉस हो रहा है, तब हमें ट्रांसफ्यूजन करना जरूरी होता है ब्लड का। इसके लिए हम कभी कभी आरबीसी का पैकेट आरबीसी आता है, जिसमें कि प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी नहीं होता। तो उस पैकेट आरबीसी में, जिसमें सिर्फ आरबीसी होता है, उसे हम ट्रांसफ्यूज करते हैं रिसिपिएंट को, ताकि उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बनी रहे, रीस्टोर हो जाए। ट्रांसफ्यूजन करने के लिए इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ ब्लड को भी देखना बहुत जरूरी है। यदि ब्लड इनकम्पेटिबल हो तो ये हमारे लिए फैटल भी हो सकता है। बात आती है ब्लड को कलेक्ट कैसे किया जाए। ब्लड को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम एंटीकोगुलेंट्स जैसे कि सिट्रेट या ऑक्सलेट जैसे कुछ साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। उस एंटीकोगुलेंट की मदद से ट्यूब में एंटीकोगुलेंट होगा और ब्लड उसमें हम लोग पोर आउट करेंगे, ताकि हमारा ब्लड कोगुलेट ना करे। उस ब्लड को हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 दिनों तक स्टोर रख सकते हैं, ऐसा देखा जाता है। लेकिन यदि हमने फ्रेश ब्लड किसी डोनर से लिया है और उसे रिसिपिएंट को उसी वक्त देना हो, तो वहां पे जो एंटीकोगुलेंट प्रचलित है वो है हेपेरिन, जो फ्रेशली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि ब्लड को स्टोर नहीं करना है, ब्लड हमने डोनर से निकाला और रिसिपिएंट को दे दिया। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। इस ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस में कंपेटिबिलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग ब्लड ग्रुप को स्टडी करते हैं। ब्लड ग्रुप को जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि लगभग 30 से भी ज्यादा तरह के ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो आरबीसी मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, जिसे हम एंटीजेन कहते हैं, या उसी को हम लोग एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। क्योंकि ये जो आरबीसी एंटीजेन है, इससे एग्लूटिनेशन प्रोसेस जो होता है प्रोमोट होता है। इसी कारण से आरबीसी मेम्ब्रेन पर जो एंटीजेन होता है उसे हम एग्लूटिनोजेंस के नाम से भी जानते हैं। और मिसमैच यदि ट्रांसफ्यूजन के वक्त में हो, मतलब हमने कोई दूसरे ब्लड ग्रुप किसी को चढ़ा दिया हो जिससे मिसमैच होता हो, तो एग्लूटिनेशन प्रोसेस होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म होगी और ये हमारे लिए बहुत फैटल है। सिर्फ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ही नहीं,
बल्कि जी आरबीसी के रप्चर के बाद आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन भी निकलेगा, जो कि फ्री फॉर्म में नहीं होता है। वो हीमोग्लोबिन जिससे बिलिरुबिन बनेगा, और उससे यदि बच्चों में है तो बच्चे के ब्रेन को डैमेज करेगा, क्योंकि बच्चे का ब्रेन बहुत ही नाजुक होता है, उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, और वो हीमोग्लोबिन किडनी को भी डैमेज करता हुआ देखा जाता है। तो हम देखेंगे कि प्रेजेंस और अब्सेंस जो है एंटीजन आरबीसी के मेम्ब्रेन पे ये डिसाइड करता है अलग अलग ब्लड ग्रुप। तो हम एक चार्ट देखते हैं यहाँ पर, इसमें लगभग ब्लड ग्रुप में हमने देखा है कि लगभग 36 तरह के ब्लड ग्रुप को दिखाया गया है, और किसी किसी रिसर्च पेपर में यहाँ 33 तरह का दिखाया गया है, किसी किसी रिसर्च पेपर में 36 तरह के ब्लड ग्रुप को दिखाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप पढ़ना है वो है ABO, जो यहाँ पे सबसे ऊपर नंबर 1 में दिखाया गया है, ABO ब्लड ग्रुप। इसके अलावा MNS, PIPK, RH ब्लड ग्रुप भी हमें पढ़ना है, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट आता है ABO के बाद। तो ABO ब्लड ग्रुप के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट आएगा वो होगा RH ब्लड ग्रुप। बाकी ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमें किसी लीगल पर्पस से या किसी एजुकेशनल पर्पस से पढ़ना होता है, लेकिन सिंपली यदि हम कभी प्रयोग करें तो हम देखते हैं कि ऐसा हम ब्लड ग्रुप में ABO और RH ब्लड ग्रुप, यही दो ब्लड ग्रुप का प्रयोग सामान्य रूप से होता है। अब हम बात करते हैं इस ABO ब्लड ग्रुप्स की, और इसका डिस्कवर किसने किया था। ABO ब्लड ग्रुप्स को सबसे पहले ढूंढा था कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में। इनका जन्म जून 14, 1868 में हुआ था और मृत्यु 26 जून 1943 में हुई थी। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1930 में। तो कार्ल लैंडस्टेनर जिन्होंने 1901 में ABO नामक ब्लड सिस्टम को डिस्कवर किया था। ABO ब्लड सिस्टम को पहले ABC ब्लड सिस्टम भी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे ABO ब्लड सिस्टम के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ लास्ट में C वर्ड को हटा के हमने O वर्ड दिया है। O का मतलब होता है नल, मतलब कि कुछ नहीं। तो समझेंगे कि O को हमने क्यों इस्तेमाल किया है C की जगह पे। इसके लिए हम देखते हैं 4 टाइप्स। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप A वाले पेशेंट में एंटीजन A होता है RBC पर, और एंटीबॉडी B होता है उसके सीरम में। ब्लड ग्रुप B वाले पेशेंट में RBC मेम्ब्रेन पर एंटीजन B और सीरम में एंटीजन A होता है। ब्लड ग्रुप AB में RBC मेम्ब्रेन पर A और B एंटीजन दोनों होता है, लेकिन सीरम में ना एंटीबॉडी A होता है और ना ही एंटीबॉडी B होता है। हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप O। इसमें RBC मेम्ब्रेन पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, और सीरम में एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B दोनों होता है। तो यहाँ हमने देखा था कि हमने ग्रुप C का नाम ग्रुप O क्यों दिया, क्योंकि इसके RBC मेम्ब्रेन पर कोई भी एंटीजन ना होने की वजह से नल, मतलब कुछ नहीं, NULL, और इसीलिए हमने O वर्ड का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, जो दिखाता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लोग एक और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं RH पॉजिटिव और RH निगेटिव ब्लड ग्रुप। जब हम बात करेंगे ABO ब्लड ग्रुप की, तो ये मुख्य रूप से 4 तरीके का होता है। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। लेकिन हम जब दो ब्लड ग्रुप को एक साथ कंबाइंड रूप में पढ़ते हैं तो हम देखेंगे वहां पे 8 ब्लड ग्रुप्स आते हैं, जिसमें हम लिखेंगे A पॉजिटिव A निगेटिव, B पॉजिटिव B निगेटिव, ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव AB निगेटिव, ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव और O निगेटिव। इस तरीके से RH पॉजिटिव
और RH निगेटिव हम बोलते हैं, तो मुख्य रूप से 8 तरह के ब्लड ग्रुप्स देखे जाते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि RH फैक्टर में हम यहाँ पर कैपिटल D से डिनोट करते हैं। इस कैपिटल D का मतलब होता है कि D तरह का एंटीजेंस RBC पे पाया जाता है, कैपिटल D, उसका नामांकन किया गया। तो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करता है जीन से और इनहेरेंट होता है इसके पेरेंट्स से। मतलब जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं, तो खास तरह के पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप का बच्चा भी एक खास तरह का बच्चे का ब्लड ग्रुप भी होगा। तो ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स ब्लड ग्रुप। यहाँ पे सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप O होता है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यूके पॉपुलेशंस में 48% ब्लड ग्रुप O होता है और सबसे कम लिस्ट प्रिवेलेंट होता है ब्लड ग्रुप AB। आगे पढ़ते हैं, इसमें कार्ल लांस्टेनर, यहाँ हम इस ग्रुप में देख सकते हैं ग्रुप AB और O को, जिसमें हम RBC पर A एंटीजन देख सकते हैं और यहाँ पर एंटीबॉडी B, यहाँ पर एंटीबॉडी A। ग्रुप B में, ग्रुप AB में सीरम में या प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ग्रुप O में एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B होता है और ग्रुप O में RBC मेम्ब्रेन पर कोई भी एंटीजेंस नहीं होता है। तो कार्ल लांस्टेनर के बारे में हमने पढ़ा, आगे पढ़ते हैं उनके बारे में। एंटीजेन को ही एग्लूटिनिन्स भी कहा जाता है, सॉरी एग्लूटिनोजेंस कहा जाता है। यहाँ देखते हैं एक और स्लाइड को, सेम स्लाइड है। हम देखेंगे आरबीसी में जो एंटीजेंस होते हैं उससे एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं और प्लाज्मा एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन्स के नाम से भी जाना जाता है। सेम स्लाइड है। ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी नाम का आरबीसी एंटीजन होता है जिसे हम एग्लूटिनोजेंस कहते हैं। ब्लड ग्रुप बी में बी नाम का आरबीसी एंटीजेंस होता है जिसे एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। और इसके अपोजिट देखेंगे सीरम में तो एंटीबॉडी ए होता है। तो हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिसिपिएंट की, तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट में नाम आएगा ब्लड ग्रुप ए बी का, क्योंकि ए बी जो है ब्लड ग्रुप ए बी और ओ इन सभी से ब्लड को रिसीव कर सकता है। इसी कारण से ब्लड ए बी जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है और ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यदि हम बात करें ब्लड को डोनेट करने की, जिसमें मुख्य रूप से आरबीसी डोनेशन को समझा जाना चाहिए, क्योंकि ब्लड को डोनेट करते हैं तो ब्लड में जो आरबीसी है उसी के आधार पर ये डिसाइड होता है कि ब्लड डोनर कौन है। लेकिन हम बात करेंगे यदि सिर्फ प्लाज्मा डोनर की तो बात उल्टी हो जाएगी। तो ब्लड डोनर और प्लाज्मा डोनर इन दोनों में फर्क है। ब्लड डोनर की बात की जाए तो हम बात करेंगे आरबीसी डोनर्स की। चलते हम लोग आगे। आरबीसी मेम्ब्रेन पर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे चर्चा की गई है, ओ, ए, बी और ए बी की। ब्लड ग्रुप ओ में देखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट कलर के कार्बोहाइड्रेट्स को दिखाया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित रूप से है। जिस तरह से रेड कलर फ्रूक्टोज को, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइट कलर है, गैलेक्टोज को दिखाया गया है। ये बैगनी कलर का आपको दिख सकता है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइंस, और ये थोड़ा ग्रीन और ब्लूइश कलर का है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन्स। तो अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट से बना होता है अलग अलग तरह का ओ ग्रुप का। आगे देखते हैं हम लोग एग्लूटिनोजेंस जिसे आरबीसी एंटीजेंस भी कहते हैं, एग्लूटिनिन्स जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा या सीरम। कुछ रोचक चीजें पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप्स के बारे में। एग्लूटिनिन्स या एंटीबॉडी जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है वो न्यू बॉन्ड्स में होता ही नहीं है। कब तक? 2 महीने तक। जैसे ही 2 महीना आ जाता है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी का फॉर्मेशंस दिखता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी दिखने लगता है 2 महीने के बाद। ये एंटीबॉडी जो है का पीक लेवल मतलब सबसे ज्यादा किस उम्र में दिखता है? तो 8 से 10 साल तक हो जाता है यदि किसी भी
व्यक्ति विशेष का उम्र 8 से 10 साल। तो ये प्लाज्मा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी जिसे एग्लूटिनिन भी कहा गया है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। 8 से 10 पीक लेवल होता है वहां पे। तो 2 महीने इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और 2 महीने से 8 से 10 साल तक ये पीक लेवल पर रहेगा। उसके बाद एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं एक बात को कि प्लाज्मा में कब एग्लूटिनिन का लेवल होता है। ये हमने पिछले बार देख ही लिया था। डिटरमाइन करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप्स को, तो इसके लिए हम ब्लड टाइपिंग या मिस मैचिंग करवाते हैं, ब्लड मैचिंग करवाते हैं ट्रांसफ्यूजन करने के जस्ट पहले। जैसे एग्लूटिनेशन होगा ब्लड ग्रुप ए को, हम यदि एंटी ए सीरम दे दें तो उससे एग्लूटिनेशन हो जाता है। ब्लड ग्रुप बी का एग्लूटिनेशन एंटी ए सीरा से होता है। ब्लड ग्रुप ए बी का एंटी ए और एंटी बी दोनों से होगा। अब ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो एंटी ए और एंटी बी किसी से भी उसका ब्लड मैचिंग में आपका देखोगे तो एग्लूटिनेशन नहीं होगा। ये ब्लड मैचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम लोग स्टडी करेंगे आगे चल के। यहाँ हम देख सकते हैं इस स्लाइड्स पे कि हमने एंटी ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंटी बी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और एंटी डी आरएच फैक्टर में डी टाइप का, कैपिटल डी टाइप का आरएच फैक्टर सबसे ज्यादा फेमस है। हालांकि आरएच फैक्टर भी देखोगे तो बहुत तरह के होते हैं, लगभग 50 से भी ज्यादा आरएच फैक्टर होते हैं, जिसमें कैपिटल डी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी सबसे पहले रिसस नामक रिसस मैकक प्रजाति के एक बंदर में पाया गया था। तो एंटी ए ये कोगुलेट करेगा किसे? ब्लड ग्रुप ए को। तो हम देखते हैं स्लाइड में पीछे जाकर। अब इस स्लाइड में हमने तीनों तरह का सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले हमने 8 अलग तरीके के ब्लड ग्रुप्स का लोगों को बुलाया है डिटरमाइन करने के लिए। तो 8 लोगों में पहला जो पर्सन है उसने 3 ब्लड दिया, सभी ने 3-3 ब्लड्स यहाँ पर स्लाइड पे ब्लड को डोनेट किया है। सपोज करो यहाँ पर हमने एंटी ए सोल्यूशन डाला, इसमें एंटी बी और इसमें एंटी डी। एंटी डी कहा जाता है आरएच फैक्टर को ही। ये डी जो है वो एक तरह का एंटीजेन है जो आरबीसी पे पर पाया जाता है, जिसे बाद में डिस्कवर किया गया था। और एबीओ ब्लड ग्रुप के बाद हम इसी ब्लड ग्रुप को पढ़ेंगे जिसे कहेंगे आरएच ब्लड ग्रुप। दोनों को हम कंबाइंड रूप से इस स्लाइड पे स्टडी कर रहे हैं। जब हम देखेंगे ओ पॉजिटिव, पॉजिटिव कहने का मतलब ये डी एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो हमने यहाँ पर पहले स्लाइड पे देखे हैं कि यहाँ पे ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर एंटी डी, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। इसी तरीके से हर एक स्लाइड्स पे हमने वो सॉल्यूशंस को डाला है। पहला स्लाइड जो था पहले पर्सन का, स्लाइड में ए और बी में कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होता है, मतलब इसमें ना ए और ना बी एंटीजेंस प्रेजेंट है, ये होगा ओ ग्रुप। लेकिन तीसरे वाले में जिसमें डी है वो प्रेजेंट दिखाता है, जैसे एंटी डी डालते हैं तो ये डी के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि सेम इसी का एंटी डी है, डी का एंटी डी है, तो ये रिएक्ट करेगा आपस में और यहाँ पे एग्लूटिनेशन दिखाएगा, क्लम्पिंग दिखाएगा, तो ये हो जाएगा ओ पॉजिटिव। इसी तरीके से ओ नेगेटिव में कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। ए पॉजिटिव में ए वाला रिएक्ट कर रहा है और डी वाला रिएक्ट कर रहा है, लेकिन बी वाला रिएक्ट नहीं किया, तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया। यदि किसी पर्सन का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो हम देख सकते हैं। ए नेगेटिव वाले पर्सन यदि होंगे तो उसमें इस तरह के स्लाइड दिखाएंगे जिसमें ए तो क्लम्पिंग करते हुए दिखेगा लेकिन बी और डी नहीं दिखेगा। बी पॉजिटिव में बी और एंटी डी ये क्लम्पिंग करते हुए दिखता है। बी नेगेटिव में बी सिर्फ दिखेगा लेकिन डी एब्सेंट है और ए एब्सेंट है, ये इंडिकेट करता है नेगेटिव का मतलब कि डी जो है एंटीजन, कैपिटल डी एंटीजन, वो एब्सेंट है। ए बी पॉजिटिव में सभी कुछ करते, ए वाला, बी वाला और डी वाला तीनों रिएक्ट करते हुए दिखेगा। ए बी नेगेटिव में ए और बी दोनों रिएक्ट करेगा लेकिन डी रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जब स्टडी करेंगे तो हम देखते हैं कि ये स्टडी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने 3 सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करके ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट किया है
और ये इसे कहते हैं ब्लड मैचिंग या ब्लड टाइपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ग्रुप ए एग्लूटिनेशन होता है एंटी ए से, लेकिन एंटी बी से ये एग्लूटिनेशन नहीं हो पाएगा, जिसका हमने अभी अभी ब्यौरा देखा। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर आरएच फैक्टर को भी स्टडी कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तीनों सॉल्यूशंस को। अब देखेंगे यूनिवर्सल डोनर में, यदि हम बात करें ब्लड को डोनेट करने की, प्लाज्मा नहीं ब्लड डोनेशन, तो ब्लड की बात करेंगे तो हम मुख्य रूप से आरबीसी की चर्चा कर रहे हैं। तो हम कहेंगे रेड ब्लड सेल्स कंपेबिलिटी चार्ट, ये ब्लड डोनेशन के वक्त में बात की है, क्योंकि ब्लड में जो आरबीसी है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम आरबीसी कंपेबिलिटी चार्ट में देखेंगे कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, जो ए बी और ए बी तीनों को दिया जा सकता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो ब्लड ग्रुप्स को एक साथ स्टडी किया गया है, एबीओ सिस्टम को और आरएच ग्रुप ब्लड सिस्टम को, दोनों सिस्टम को एक साथ स्टडी किया गया, जिसमें ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर आएगा। ओ पॉजिटिव जो है, यदि हम पॉजिटिव मानकर चले तो ये सिर्फ निगेटिव वालों को नहीं देंगे, जैसे ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव को नहीं देंगे। उसी तरीके से ए बी पॉजिटिव जो है वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को देंगे और वो किसी को नहीं देंगे। तो यहाँ पर ए बी पॉजिटिव, यहाँ यदि मान के चले रेसिपिएंट में, तो ए बी रेसिपिएंट को देखेंगे तो ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ये सभी से ये ब्लड ग्रुप्स को ले सकता है यदि ए बी पॉजिटिव है तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा ए बी पॉजिटिव, और ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाएगा। उसी तरीके से बात करें प्लाज्मा की, यदि हमने प्लाज्मा की बात की है तो उसमें हमने डब्ल्यूबीसी को निकाल लिया है, और उसके साथ साथ ब्लड को भी, ब्लड में जो आरबीसी है उसे भी निकाल लिया। प्लाज्मा का मतलब कि आरबीसी उसमें नहीं है, थोड़ा बहुत अमाउंट डब्ल्यूबीसी हो सकता है प्लाज्मा में, मे बी, लेकिन आरबीसी बिल्कुल नहीं रहता है। तो प्लाज्मा, यदि किसी को प्लाज्मा देना है तो ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है ब्लड, उसका हमने प्लाज्मा अलग कर लिया है और आरबीसी अलग कर लिया, तो वो प्लाज्मा किसे दिया जा सकता है? वो ए को, बी को और ओ को, तीनों को दिया जा सकता है, और ए बी वालों को तो दिया ही जा सकता है। इसी कारण से ए बी ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा जो है वो आएगा यूनिवर्सल डोनर, और ओ ब्लड ग्रुप का जो प्लाज्मा आएगा वो आएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। यहाँ बात हो रही है प्लाज्मा की, ब्लड की नहीं। ब्लड में आरबीसी होता है और प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, इसी में ये डिटेक्शन हमने देख लिया है। यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू भी हमने समझेंगे कि ओ जो है वो लगभग, हम बात करें ओ को, ये रिसिपिएंट है, तो ओ से, ए से, ए बी और बी सभी से ये एक्सेप्ट कर सकता है। और यदि हम बात करें ए बी की, डोनर की, तो ए बी सभी को ये डोनेट करता हुआ दिखेगा, ओ को, ए को, बी को और ए बी को, सभी को ये डोनेट करता हुआ दिखता है। तो यहाँ बात करेंगे प्लाज्मा कंपैटिबिलिटी टेबल्स देख रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ओ जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है और ए भी यूनिवर्सल डोनर है प्लाज्मा में। अब बात करते हैं इनकम्पैटिबिलिटी की, मतलब यदि हमने मिसमैच ब्लड दे दिया, गलती से दूसरा ब्लड दे दिया है जो मिसमैच हुआ, जैसे हमने इस टेबल में देखेंगे कि यदि ओ पॉजिटिव यदि ओ नेगेटिव को दे दिया तो ये हो गया इनकम्पैटिबिलिटी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या और भी देखें कि ओ को हमने सीधे हमने दे दिया है ए नेगेटिव में, या ए को हमने दे दिया है ओ में, तो यहाँ पे देखेंगे ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव दोनों को दोनों जो है ओ पॉजिटिव में या ओ नेगेटिव में इनकम्पैटिबिलिटी है। तो इनकम्पैटिबिलिटी की यदि हमने बात की तो यहाँ हम देखेंगे कि एबीओ यदि इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब दूसरे तरह का ब्लड ग्रुप हम दे देते हैं तो क्या होगा, आरबीसी का रप्चर होगा, और जैसे ही आरबीसी रप्चर होगा, आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन निकलेंगे, उस हीमोग्लोबिन के कारण बिलिरुबिन का सिंथेसिस होगा, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में देखा हुआ है, पिछले लेक्चर में देखा हुआ है, और वो बिलिरुबिन
बच्चे के ब्लड में पाया जाएगा। ये बात होती है, यहाँ हम जब चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, मदर्स का एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करता है न्यूबॉर्न का आरबीसी। यहाँ पे हो सकता है कि दूसरा भी कोई एग्जाम्पल्स हो सकता है, लेकिन जो एग्जाम्पल्स है वो लिया गया है फेटल्स या न्यूबॉर्न्स का जो आरबीसी है उसमें मदर्स का एंटीबॉडी चला गया है और उसने न्यूबॉर्न के ब्लड सेल्स को, आरबीसी ब्लड सेल्स को रप्चर करना स्टार्ट किया। हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है, वो आरबीसी के साथ अटैच होता है। जैसे आरबीसी रप्चर होगा तो आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाएगा। आरबीसी रप्चर होने से एक और डिसएडवांटेज है कि आरबीसी में ऑक्सीजन कैपेसिटी होती वो भी चली जाएगी। साथ में आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन वो बाहर निकलेगा जिसमें से हीमे पोर्शन जो है, जिसे कहते हैं, जिसमें आयरन होता है, तो उस आयरन वाली हीमे पोर्शन में आयरन को छोड़कर बाकी जो नॉन आयरन पोर्शन है उनसे बिलिरुबिन का सिंथेसिस होगा और वो बिलिरुबिन न्यूबॉर्न के ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, जिससे कर्निक टेरेस नाम की एक बीमारी होती है जिससे ब्रेन डैमेज होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जॉन्डिस की। ये जॉन्डिस हम कैसे मेजर करेंगे? बिलिरुबिन के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करके, बिलिरुबिन यदि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मानेंगे कि उसमें जॉन्डिस है। दूसरी चीज, वो हीमोग्लोबिन जो है किडनी में जाकर रीनल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस को ब्लॉक करेगा, क्लॉगिंग करेगा और फिल्ट्रेशन को अवरुद्ध करेगा। इस कारण से हम देखते हैं कि जैसे वो अवरुद्ध होता है, जैसे क्लॉगिंग होता है, फिल्ट्रेशन होता है, उससे क्या होता है? लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम द आरबीसी। किडनी में फिल्ट्रेशन प्रोसेस होते रहता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हीमोग्लोबिन उसको अवरुद्ध कर रहा है, इससे किडनी डैमेज होने लगेगा, शट डाउन हो जाएगा किडनी। तो हमें जरूरी है कि वहां से हीमोग्लोबिन को हटा दिया जाए। तो हम वॉश करेंगे अपने फिल्ट्रेशन को, इसके लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, फ्लूइड भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लूइड के इस्तेमाल से हम लोग वहां से किडनी के पास से हीमोग्लोबिन को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ फ्लूइड्स का इस्तेमाल किया गया है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे नॉर्मल सलाइंस हो गए या 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन हो गया। इसके अलावा कुछ और भी प्लाज्मा एक्सपेंडर का भी इस्तेमाल किया गया है किडनी को बचाने के लिए। तो यहाँ हमने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है, अल्कलाइजर का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ से हीमोग्लोबिन को धोने के लिए, वॉश आउट करने के लिए, हटाने के लिए हमने बहुत सारे फ्लूइड का इस्तेमाल किया है, यदि पानी खुद पीते भी हैं वो भी। लेकिन इंट्रावेनस जो है नॉर्मल सलाइंस या इंट्रावेलेंस 5% डेक्सट्रोज जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके वहाँ से हम किडनी से हीमोग्लोबिन को हटाते हैं। अब हम बात करेंगे आरएच ब्लड ग्रुप की, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा विश्राम।